28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुए वर्ल्ड वॉर वन ने एक मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया, जिसके चलते दुनिया के सभी कंट्री ग्रुप्स में डिवाइड होकर सभी मोर्चों पर एक दूसरे से वॉर कर रहे थे। ग्लोबल पीस की बातें उस टाइम केवल बातें ही रह गई थीं। जब 11 नवंबर 1980 में वर्ल्ड वॉर वन का एंड हुआ तो सभी देशों में सामंजस्य और शांति बनाए रखने के लिए और फाइनेंशियल हेल्प के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मांग उठने लगी, जिसके चलते इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए 1945 में यूनाइटेड नेशन और फाइनेंशियली हेल्प के लिए IMF को एस्टैब्लिश किया गया। लेकिन हमेशा से ये देखा गया कि जो कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन उन कंट्रीज के प्रेशर में रहे। हाल ही में श्रीलंका की इकोनॉमी बुरे तरीके से कोलैप्स हो गई और पाकिस्तान की सिचुएशन भी श्रीलंका जैसी ही हो रही है। फिर भी जब श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ने IMF को बेल आउट पैकेज के लिए अप्रोच किया तो IMF ने श्रीलंका की अप्रोच को रिजेक्ट और पाकिस्तान की अप्रोच को अप्रूव कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? तो आज के आने वाले वीडियो में हम जानेंगे IMF किन स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग मेंबर कंट्रीज की फाइनेंशियली हेल्प करता है और IMF की बेल आउट प्रोसेस क्या है और कैसे काम करती है। साथ ही श्रीलंका और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन में कंपैरिजन करते हुए ये जानेंगे कि आखिर IMF ने श्रीलंका की बेल आउट अप्रोच को रिजेक्ट और पाकिस्तान की बेल आउट अप्रोच को अप्रूव क्यों किया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बनाए रखने वाली एक मल्टीलैटरल एजेंसी है। अगर किसी भी IMF मेंबर कंट्री को IMF से हेल्प चाहिए होती है तो इसका एक स्पेसिफिक रूट होता है जिसको फॉलो करते हुए IMF अपनी मेंबर कंट्री को हेल्प करती है। आइए समझते हैं इस स्पेसिफिक रूट को। सर्विलियंस एंड मॉनिटरिंग। IMF के द्वारा किसी भी देश की गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियली हेल्प मांगने पर एक IMF टीम IMF मेंबर कंट्रीज की फाइनेंशियली और इकोनॉमिक पॉलिसीज का रिव्यू करती है और उस देश के मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए पॉलिसी एडवाइस और सजेशन प्रोवाइड करवाती है। टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। IMF अपनी मेंबर कंट्रीज को कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाती है, जिसके लिए IMF के द्वारा मेंबर कंट्रीज के इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन और स्टैटिक्स को मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की टेक्निकल हेल्प और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। लेंडिंग यानी कि उधार। जब किसी देश की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ही खराब हो जाए तो IMF के पास लास्ट ऑप्शन होता है मेंबर कंट्री को पैसा उधार देना, जिसे बेल आउट पैकेज के नाम भी जाना जाता है, जहां IMF एक लेंडर का काम करता है। ये तो बात हुई IMF किस किस प्रकार से एक स्पेसिफिक रूट को फॉलो करते हुए मेंबर कंट्री को हेल्प करता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये IMF बेल आउट है क्या और वो कौन सी लेंडिंग स्कीम्स है जिसके द्वारा IMF मेंबर कंट्री को पैसा उधार देता है। IMF बेल आउट IMF की मेंबर कंट्री के लिए एक फाइनेंशियल हेल्प होती है जो कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ मेंबर कंट्री को उस देश की इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को वापस से सही करने के लिए फाइनेंशियली पैकेज के रूप में पैसा उधार दिया जाता है। IMF बेल आउट के लिए सबसे पहले जब एक IMF मेंबर कंट्री फाइनेंशियली हेल्प के लिए IMF को अप्रोच करता है तो ये इंस्टीट्यूशन उस देश की गवर्नमेंट के साथ देश की फाइनेंशियल कंडीशन और उसकी करंट सिचुएशन पर डिस्कशन करता है। बेसिकली IMF किसी भी देश को पैसा उधार देने से पहले उस देश की गवर्नमेंट के साथ कुछ फाइनेंशियल पॉलिसीज के एक प्रोग्राम पर अग्रीमेंट करता है और कुछ पॉलिसी कंडीशन अग्रीमेंट के बाद बेल आउट को ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। वैसे देखा जाए तो सभी लेंडिंग स्कीम के पैरामीटर काफी हद तक समान ही होते हैं, फिर भी कभी कभी मेंबर कंट्री की बेल आउट की डिमांड के बेस पर कंडीशन को बदल दिया जाता है। पर कुछ आलोचक का IMF की इन कंडीशंस के बारे में कहना है कि ये कंडीशन किसी देश को अपनी स्पीड से ग्रो करने और रिफॉर्म करने की एबिलिटी को कम करती है, जो उस देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या IMF अपनी कंडीशंस के बोझ तले मेंबर कंट्रीज को दबा कर रखना चाहता है या फिर पावरफुल कंट्रीज के प्रेशर में आकर सदियों से चली आ रही परंपरा को IMF फॉलो कर रहा है? आइए इसे समझते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के बेल आउट इशू से। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही साल 1950 से IMF की मेंबर कंट्री है और दोनों ही देशों ने कई बार IMF बेल आउट का फायदा उठाया है। अगर स्टैटिक्स की बात करें तो जून 2019 तक पाकिस्तान ने 23 बार और श्रीलंका ने 16 बार बेल आउट के लिए IMF को अप्रोच किया है और पिछले 30 सालों में श्रीलंका को 7 बार और पाकिस्तान को 13 बार बेल आउट पैकेज का बेनिफिट मिला है। जब श्रीलंका ने इस साल की शुरुआत में IMF को अप्रोच किया तो IMF ने श्रीलंका को किसी भी बेल आउट पैकेज पर डिस्कशन करने से पहले अपने मैसिव फॉरेन डेट को रीस्ट्रक्चर करने के लिए कहा, जिसके चलते श्रीलंका और IMF के बीच बेल आउट नेगोशिएट फेल हो गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि श्रीलंका की इकोनॉमी
बुरी तरीके से कोलैप्स होकर गिर गई, जिसके बारे में आपने न्यूज एंड मीडिया चैनल्स पर सुना और देखा होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का हाल भी श्रीलंका जैसा ही है। इकोनॉमिक्स क्राइसिस पाकिस्तान के लिए वैसा ही खतरा बनता जा रहा था जैसा श्रीलंका में हुआ। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स पिछले कई सालों से पाकिस्तान के दिवालिया होने की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। इन सभी सिचुएशंस के बाद भी IMF पाकिस्तान को 13वें बेल आउट पैकेज देने के लिए अग्री हो गया। एक तरफ तो IMF ने श्रीलंका को बेल आउट पैकेज नहीं दिया, जो कि एटलीस्ट पाकिस्तान से अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन में थी। तो आइए एक नजर डालते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशंस पर। अगर कुछ साल पहले तक की बात करें तो श्रीलंका की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट श्रीलंका को अप्रिशिएट कर रहे थे भारत जैसे देश से सीखने के लिए, क्योंकि हैप्पीनेस, हंगर और GDP इंडाइसेस में श्रीलंका इंडिया से ऊपर रहा। श्रीलंका के कंपैरिजन में पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशंस वर्स्ट हैं। वैसे तो दोनों ही कंट्री के सामने फॉरेक्स रिजर्व में कमी और बढ़ते हुए फॉरेन डेट जैसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगर इनका कंपैरिजन करें तो श्रीलंका की इकोनॉमिक कोलैप्स होने पर श्रीलंका का फॉरेन डेट $51 बिलियन था, जबकि पाकिस्तान का फॉरेन डेट $53 बिलियन को पार कर गया। हालांकि पाकिस्तान की GDP श्रीलंका की GDP से 3 गुना बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की तुलना में श्रीलंका की पर कैपिटा GDP की परफॉर्मेंस बेहतर है। दोनों देश बुरी तरीके से कर्जे में डूबे हुए हैं और इसी साल मार्च में IMF के एनालिसिस से ये पता चला है कि श्रीलंका का पब्लिक डेट टू GDP रेशियो 2018 में 91% था, जो साल 2020 में बढ़कर 119% हो गया। इसी मंथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि पाकिस्तान का डेट टू GDP रेशियो सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ग्रुपिंग में सबसे ज्यादा है, जो साल 2019 में 86% से बढ़कर साल 2020 में 88% हो गया। श्रीलंका के पास 1.9 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स के मुकाबले 2022 के शेष के लिए 6 बिलियन का एक्सटर्नल डेट सर्विस पेमेंट था। ये वो स्टेज थी जब श्रीलंका पूरी तरीके से बिखर गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग 2021 से लेकर 2022 का पहले 3 क्वार्टर्स में बढ़कर 10.88 बिलियन हो गई, जबकि 2011 के पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये 13.88 बिलियन डॉलर थी। साथ ही श्रीलंका की तरह पाकिस्तान में भी ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज देखा गया था। अगर चाइना के द्वारा दिए गए लोन की बात करें तो पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ने ही चाइना से लोन ले रखा है, जिसने रिटर्न देने के बजाय श्रीलंका को कर्ज में डुबा दिया। वैसे ही ग्वाडर पोर्ट के मामले में पाकिस्तान के साथ हुआ और सीपेक प्रोजेक्ट भी पहले की तरह स्पीड नहीं पकड़ रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका के इस इकोनॉमिकल कंपैरिजन से एक बात तो क्लियर है कि बेल आउट पैकेज के अप्रूवल के लिए श्रीलंका का पलड़ा ज्यादा भारी था पाकिस्तान के कंपैरिजन में। तो आखिर ऐसे क्या रीजन है कि IMF ने श्रीलंका को बेल आउट पैकेज देने के बजाय पाकिस्तान को दिया? इस सवाल का जवाब ग्रेट जियोपॉलिटिकल गेम में छिपा हुआ है, जो गेम्स ग्लोबल पावर्स कंट्री खेलती है। चाइना की पाकिस्तान और श्रीलंका से पार्टनरशिप है, लेकिन पाकिस्तान की पार्टनरशिप चाइना से बहुत सालों से चलती आ रही है, जबकि श्रीलंका हाल ही में उसका दोस्त बना है। यही कारण है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने श्रीलंका का 1.2 बिलियन के लोन की रिक्वेस्ट का अभी तक जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान के अदर पार्टनर्स अमेरिका, सऊदी अरेबिया और UAE रहे हैं, जबकि सुन्नी इस्लामिक आइडेंटिटीज सऊदी अरेबिया और UAE के साथ पाकिस्तान के रिलेशन को और भी गहरा करती है। एडिशनली पाकिस्तान अपने ट्रेंड आर्म फोर्स की ट्रूप्स को सऊदी अरेबिया भेजता है। 2018 में पावर में आने के बाद जब इमरान खान ने सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना से फाइनेंशियल हेल्प मांगी तो UAE ने $3 बिलियन और चाइना ने पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए 3.5 बिलियन का लोन और ग्रांट दिया। अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पाकिस्तान की मदद करने में अमेरिका भी कभी पीछे नहीं रहा और IMF में जब भी फंड प्रोग्राम रिव्यूज की बात आती है तो समय समय पर अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान का रिलेशन कोल्ड वॉर से स्टार्ट हुआ और भारत हमेशा से एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री रहा। इसीलिए अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजिक रीच को डीप करने और इंडिया को रोकने के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा है। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि हाल ही में एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने बताया है कि इंटरनेशनली कम्युनिटी पाकिस्तान का हाल श्रीलंका जैसा नहीं होने देंगे और जब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और UAE से बेल आउट पैकेज की डिमांड की तो दोनों देशों ने उसे IMF की तरफ
रुक करने के लिए कहा और उसके बाद IMF ने केवल एक और बेल आउट पैकेज को मंजूरी दी, बल्कि पहले से अप्रूव पैकेज को 6 बिलियन से बढ़कर 7 बिलियन कर दिया। इन सभी पॉइंट से एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन के अलावा टेररिज्म पाकिस्तान के लिए एक फायदे का सौदा रहा है। तालिबान और इस्लामिक स्टेट सहित कई टेररिज्म ग्रुप पाकिस्तान आर्मी की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि ISI से लिंक्ड है। तो अगर पाकिस्तान कोलैप्स करता है और वहां के हालात अफगानिस्तान जैसे हो जाते हैं तो इसका इफेक्ट सीधे सीधे ग्लोबल सिक्योरिटी और ग्लोबल पीस पर होगा। तो क्या IMF को ग्लोबल पावर कंट्री ने ग्लोबल पीस को देखते हुए ये बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को देने के लिए मजबूर किया है, या फिर रियली में IMF का नेचर डबल स्टैंडर्ड वाला है? आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना ना भूलें।